अस्सलामुअलैकुम। बेसिकली क्या है कि कश्मीर में अब सर्दियों का मौसम आने वाला है। हम सबको मालूम है कि चिल्ला कलान उसके बाद बहुत सारे इंटेंस कोल्ड वेदर कंडीशंस हो जाती हैं। तो मुझे ये एक एहसास हुआ कि मैं अक्सर फेसबुक पे कुछ आर्टिकल लिखता रहता था। जैसे आज का मैंने एक टॉपिक चुना हुआ है, चिल ब्लेन्स के ऊपर चुना हुआ है। खासकर हमारे बच्चे लोग जो हैं, दे आर मोर एक्सपोज टू दिस प्रॉब्लम। दैट्स व्हाट मैं पब्लिक में ये अवेयरनेस देना चाहता हूँ। जैसे चिल ब्लेन्स को हम परनियो भी बोलते हैं, परनियोसिस भी बोलते हैं, ये सिकन सोर्स इनको बोलते हैं, या बम्प्स हो जाते हैं। आप पंजाबी में शू या बोलते हैं। खासकर क्या होता है, इसको दो टाइप्स के हैं। एक प्राइमरी टाइप की होती है, यानी कि इडियोपैथिक विदाउट एनी काज। इडियोपैथिक विदाउट एनी काज का मतलब है कि ये काज तो है, इसमें क्या एक्सपोजर टू कोल्ड एनवायरनमेंट जब हो जाता है, एक्सट्रीम कोल्ड हो जाती है, उस टाइम ये होती है प्राइमरी काज। सेकेंडरी काज, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स बोलते हैं, सेकंड के कोई डिसऑर्डर्स होते हैं तो उनको क्रायोग्लोबुलिनीमिया बोलते हैं, या ऑटोइम्यूनिटी या ल्यूपस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है। सो जो हम प्राइमरी का बात करेंगे, खासकर ये जो हम अगर देखेंगे कि ये चिल ब्लेन्स का डीलिंग जो करने वाले डॉक्टर्स हैं, डर्माटोलॉजिस्ट इसके साथ डील करते हैं, या हमारे प्लास्टिक सर्जन हैं, एनी डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, ही नोज मोर अबाउट चिल ब्लेन्स। अब चिल ब्लेन्स के से हट के मैं आपको एक चीज बता दूंगा जिसको हम फ्रॉस्ट बाइट बोलते हैं। सिंपल बात याद रखना, चिल ब्लेन्स होता है वो ड्राई और कोल्ड एनवायरनमेंट से हो जाता है। फ्रॉस्ट बाइट जो होता है यानी कि फ्रॉस्ट, कोहरा लगा होता है, कोहरे में जिसको ये कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, एक्सपोजर टू एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हो जाता है। और इस तरीके से एक ट्रेंच फुट होता है, ट्रेंच फुट को हम इमर्शन फीट सिंड्रोम बोलते हैं। सो मैं वापस आ जाऊंगा, ये जो हमारा चिल ब्लेन्स के ऊपर मैं बता दूंगा कि किन किन लोगों को चिल ब्लेन्स के, खासकर सर्दियों में ज्यादा चांसेस है। हर एक को चिल ब्लेन्स नहीं होगा। जिनके घरों में हमाम है, अच्छा रेन सेन है, या बुखारी वगैरह यूज करते हैं और सडनली एक्सपोजर नहीं होता है, कुछ अपना केयर ज्यादा करते हैं। पहले वक्त में क्या होता था, जब सर्दियां स्टार्ट होती थी तो लोग एक स्वेटरें बनाना स्टार्ट करते थे, ग्लोव्स बनाना स्टार्ट करते थे, कैप्स बनाना स्टार्ट करते थे, कंटोपी का लोग बनाना स्टार्ट करते थे और वुलन कपड़े लगाने की कोशिश करते थे। सर्दियां स्टार्ट करने से पहले पहले इन चीजों का लोगों का केयर किया करते थे। लेकिन आज के दौर में हमने बहुत सारा नोट किया कि यंगस्टर्स जो हैं या तो मोबाइल के साथ खेलते होंगे या घूमेंगे बाहर विदाउट केयरिंग, अपना ख्याल नहीं रखेंगे, क्या कपड़ा लगाना है, क्या अपने पाँव को कैसे बचा के रखना है। हाँ, ये जो चिल ब्लेन्स है, मैं दोबारा बताऊंगा, ये खासकर पाँव की उंगलियों में ज्यादा होता है। पाँव के नीचे से भी लेकर इनमें क्या हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। अब मैं थोड़ा इजी टर्म्स बनाने की कोशिश करूंगा। तो रेडनेस हो जाती है, लाल हो जाते हैं, वहां पे इचिंग, इंटेंस स्वेलिंग हो जाती है। इसमें आरबीसी जो सेल्स जो है उनमें से वेसल्स, माइक्रोवेस्कुलर डिजीज समझो हो जाती है। वहां पे स्वेलिंग हो जाना, ज्यादा खुजली आना, और लोग क्या करते हैं, उसको इचिंग करने की कोशिश करते हैं। जब खुजली करेंगे वहां अल्सर बन जाते हैं, अल्सर से जख्म लग जाती है, फिर नॉन हीलिंग अल्सर बन जाते हैं। पर इसको हम एक किस्म का जैसे गैंग्रीन बन सकता है, और गैंग्रीन से फुट को काटना पड़ सकता है, पाँव के उंगलियों को काटना पड़ सकता है। जैसे आप एक फोटो में यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने चिल ब्लेन्स का ये आपको मैं बता दूंगा। आप एक वीडियो में आप देखेंगे कि चिल ब्लेन्स का कहाँ पे किन किन एरिया में इन्वॉल्व करता है। पाँव को इन्वॉल्व करता है, आपका नोज को इन्वॉल्व करता है, कान में इन्वॉल्व करता है। तो इसीलिए कंटोप या कभी कभी फेस के ऊपर ऐसे मास्क रख के चला पड़ता है विंटर्स में। सो मैं बता रहा था, एक तो बच्चों में ज्यादा चांसेस है इसके, आपका फिर इसका ये स्ट्रेस जिनको होती है उनमें ज्यादा चांसेस है। स्मोकर्स को खासकर, क्योंकि स्मोकर्स को ब्लड फ्लो, जो पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द बॉडीज होते हैं ना, उनको ब्लड फ्लो नहीं पहुंचता है, उनका वेजो कंस्ट्रक्शन वगैरह हो जाती है। सो सिमिलरली एक रेनॉल्ड्स फिनोमेना है। रेनॉल्ड्स फिनोमेना में देखिए, आप देखिए 2-3 उंगलियों में रेडनेस है, बाकी नॉर्मल कर रहा है। तो ये जो है, ये रेनॉल्ड्स फिनोमेना भी, इसमें भी प्राइमरी इडियोपैथिक एंड एसोसिएटेड विद अदर डिसऑर्डर्स भी इनके साथ होते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड में भी ये चीजें डेवलप हो जाती हैं, खासकर ये रेनॉल्ड्स फिनोमेना। सभी ट्रीटेबल चीजें मैं जैसे बता दूंगा। अगर डिहाइड्रेशन रहने से, जिसको अगर हाइड्रेट सर्दियों हो या गर्मियों हो, हम अक्सर बोलते हैं एडिक्वेट हाइड्रेशन रखनी चाहिए। डिहाइड्रेशन में ये वेस्कुलर प्रॉब्लम्स ज्यादा हो जाती हैं।
अब मुझे लगता है मैं ये शॉर्ट करते हुए आपको ये बताऊंगा एक होम रेमेडीज क्या क्या होना चाहिए। एक तो लड़कियों को, बच्चियों को मैं बोलूंगा स्कार्फ लगाना चाहिए, जिसके कान के ऊपर इनका कवर आ सकते हैं, ताकि उनको इजी हो जाता है। कंटोप अगर बच्चे लोग लगा के अगर निकलेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके ग्लोव्स होने चाहिए, आपका जो सॉक्स हैं वो वुलन सॉक्स होने चाहिए। आपका मतलब पानी में भुगोए हुए बूट नहीं होने चाहिए। आप कई लोग बच्चे लोग दौड़ते हैं, पानी में दौड़ते हैं, आके उसी टाइम साफ करके सफाई करके मेंटेन करके अपने आप को, और जल्दी जल्दी जिसको शू हो जाए वो जल्दी जल्दी उसको गर्म नहीं करना है, हीटिंग नहीं करनी है। हीटिंग करने से अल्सरेशन ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी। अपने पूरे जिस्म को पूरे विंटर्स में केयर करने की जरूरत है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे अगर आपका कोई पार्ट आप बॉडी जो है एक्सपोज रहते हैं, जैसे उनमें मतलब ठंड रहती है अगर किसी पार्ट में बॉडी में, तो क्या ब्लड फ्लो वहां पे कम हो जाएगा। सो अगर ब्लड फ्लो यहाँ पेरिफेरल एरिया में कम होगा, नेचुरली जो पूरा ब्लड अंदर जाएगा, सो क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन के चांसेस भी ज्यादा है। सो वेस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, डिसीजेस हैं, इस तरीके से जब वहाँ पे शू हो जाए उसको जख्म लगने से बचाना चाहिए। खासकर जब इचिंग ज़्यादा होती है, कैलामीन लोशन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं अगर आप मेरे इस पेज को आप सब्सक्राइब करोगे तो शायद मैं आपको अपने नीचे में आपका ट्रीटमेंट भी इंडिविजुअल लेवल पे भी बताता रहूँगा। ये मैनेजेबल चीज़ है, ये सेल्फ लिमिटिंग भी है। विंटर्स खत्म हो जाते हैं, ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन किसी किसी को परेशानी का बायस बन सकती है। इसलिए पहले से इसका अवेयरनेस, नॉलेज होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये परेशानियां नहीं उठानी पड़ेंगी। सो मेरा इम्पॉर्टेंट मैसेज होगा, जो स्मोकर्स होते हैं, सिगरेट्स पीने वाले यंग लोग हैं, उनको सिगरेट्स नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सिगरेट पीने वालों का पेरिफेरल ब्लड फ्लो कम होता है। सो कीप वॉकिंग में जो मेरा एक मिशन है, मैं बोलना चाहता हूँ, कीप वार्म, कीप ड्राई एंड कीप मूविंग। चलते फिरते रहना चाहिए, एक्टिविटीज करते रहना चाहिए, और अपने आप को खासकर सर्दियों में बचा के रखना चाहिए। आई विश यू बेस्ट विंटर्स अहेड। और जो भी गर्मियों का फैसिलिटीज हैं घरों में, वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कोई लोग कांगड़ी रखना चाहते हैं, वो भी ठीक है, वाटर बोतल्स अच्छी रहती हैं। किसी को लकीले अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, हमाम है, तो वो हमाम में बैठे एक दूसरे के साथ शेयर करें जितना भी गर्मी का। और खासकर मैं बताऊंगा एक जरूरी मैसेज कि सर्दियों में खासकर जो आप ये हीटर यूज करते हैं, गैस हीटर, तो गैस हीटर जो है आप अपने सोने से पहले उनको ऑफ कर दीजिए। और सिर्फ गैस हीटर एक टेम्परेरी तौर पे, वरना कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के खतरे होते हैं। हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के इंसिडेंट्स, और क्योंकि मैंने रूरल सर्विसेज बहुत दी है, वहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, और खासकर मेडिसिन डिपार्टमेंट में मैंने कुछ ऐसे पॉइजनिंग केसेस, पर्टिकुलरली मैं जिस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग पर्टिकुलरली मैं बताऊंगा, वो देखे गए हैं। तो उनके एक्सपीरियंस है। विंटर्स में ज्यादा एक्सीडेंट्स भी होते हैं। सो हमारा टॉपिक जो बेसिकली चिल ब्लेंस के बारे में है, प्रीन्यू के बारे में है। अगेन कीप वार्म, कीप ड्राई एंड कीप मूविंग। और इसके अलावा ट्रीटमेंट का मैंने आपको बता दिया। अगर आप पेज को फॉलो करोगे, हो सकता है यू विल बी बेनिफिटेड। ऑल द बेस्ट, अल्लाह ब्लेस यू ऑल।